गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से हम लोग मैंडलिज्म से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी या कुछ जो पद हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे आज बच्चों। और मैंने पिछले अपने दोनों लेक्चर में, एक में जब मेंडल की जीवनी बताई और दूसरी में उनके द्वारा जो मटर पौधे का चयन किया गया उसके बारे में चर्चा की। आइए हम एक और इस छोटे से लेक्चर में मेंडल द्वारा जो टर्मिनोलॉजी यूज़ की गई थी अपने एक्सपेरिमेंट में उनके बारे में चर्चा करते हैं। एक बहुत ही कॉमन सा शब्द है, बहुत जगह यूज़ होता है, जीन। कोशिश करते हैं क्या है जीन। जीन अपने विशिष्ट लक्षण की अभिव्यक्ति के लिए जिम्मेदार डीएनए का एक छोटा सा खंड या सेगमेंट होता है। यानी मैं इसको और सरल शब्दों में कहूं तो किसी एक विशिष्ट लक्षण को एक्सप्रेस करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल डीएनए का सेगमेंट है, फ्रेगमेंट है, वो जीन कहलाता है। इसे आनुवंशिकता यानी हेरिडिटी जेनेटिक्स की मूल इकाई यूनिट भी कहा जाता है। और जैसा अभी पहले बोला कि एक डीएनए का छोटा सेगमेंट है और इसी के द्वारा जैविक लक्षणों को निर्धारित किया जाता है। ये गुणसूत्रों पर क्रमशः स्थित होते हैं। मेंडल ने जीन को जीन ना कहा था, बल्कि उसको फैक्टर या कारक शब्द के रूप में इस्तेमाल किया था। हालांकि फैक्टर वर्ड जो है सबसे पहले वास्तव में कार्ल के द्वारा दिया गया था। तो ये तो बात हुई बच्चों जीन्स की। अब आगे हम चलते हैं। एक बहुत ही नया वर्ड है जो कि जीन के साथ जुड़ा रहता है, वो है अलील। वो बेसिकली एलीलोमॉर्फ का ही लघु रूप है, शॉर्ट फॉर्म ऑफ एलीलोमॉर्फ है। अब देखिए, इस शब्द को सबसे पहले बैटसन और सॉन्डर्स ने 1902 में प्रस्तावित किया था, बताया था। और उन्होंने जो बताया था अलील, वो ऐसे लक्षणों के लिए कहा गया था जो एक दूसरे के विपरीत या भिन्न होते हैं। बच्चों, यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत या भिन्न होते हैं, उन्हें अपन अलील कहते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह भी है इसकी कि ये उसी जीन का एक वैकल्पिक रूप है जिसमें एक मात्र और एक दूसरा पितृ होता है। मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि ये वास्तव में एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन, मैंने ऊपर बोला कि जीन किसी एक विशिष्ट लक्षण की वंशागति को, इनहेरिटेंस को, आनुवंशिकता को नियंत्रित करते हैं। और जीन जो कि एक विशिष्ट लक्षण की वंशागति को नियंत्रित कर रहा है, उसी के वैकल्पिक रूप को हम अलील कहते हैं, जिसमें से एक पितृ रूप होगा और एक मातृ स्वरूप होगा। जैसे अपन उदाहरण में देखें तो पौधे की ऊंचाई के मामले में जो लंबापन है या लंबा है वो एक अलील हुआ। देखिए यहां पर क्लियर कर लें, लक्षण कौन हुआ? पौधे की लंबाई। अलील एक कौन हुआ? लंबा। दूसरा अलील कौन हुआ? बौना। तो हम सम अप करें तो एक जीन, एक लक्षण, पौधे की लंबाई, उसके दो अलील्स, लंबा और बौना। मेरे ख्याल में यहां पर यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि पौधे की लंबाई लक्षण हुआ और उसके दो अलील्स, विपरीत लक्षण वाले रूप, फॉर्म्स, वो हुए लंबा और बौना। अब जब हम अलील में जाते हैं तो आप लोग छोटी क्लासेस में पढ़े भी होंगे कि भैया एक डोमिनेंट अलील होता है, प्रभावी अलील होता है, और एक रिसेसिव अलील होता है, यानी कि अप्रभावी अलील होता है। तो सीधे सीधे शब्दों में याद रखें, दो अलील हैं, लंबा बौना, दो अलीलें बीज के रंग के लिए पीला हरा, दो अलीलें मान लीजिए बीज के शेप के लिए गोल झुर्रीदार। तो दो अलील में से वह जो विपरीत अलील को छुपा दे, दबा दे, उसको एक्सप्रेस ना होने दे, मास्क कर दे उसको, और उसको मास्क करके खुद एक्सप्रेस हो जाए, अभिव्यक्त करने में सक्षम हो, वह डोमिनेंट अलील कहलाता है।
मैं फिर रिपीट करता हूं सरल शब्दों में, दो अलील में से जो कि किसी एक लक्षण को बिलोंग करते हैं, दो अलील में से जो अलील एक्सप्रेस हो, प्रकट हो, दिखाई दे, वो डोमिनेंट अलील, जो एक्सप्रेस ना हो, छिपा रहे, वो रिसेसिव अलील कहलाता है। यानी डोमिनेंट अलील एक ऐसा अलील है जो स्वयं को उसी रूप में व्यक्त करता है, चाहे वो होमोजाइगस स्टेट हो, चाहे हेट्रोजाइगस अवस्था हो सकता है आपको होमोजाइगस हेट्रोजाइगस अवस्था के बारे में अभी यहां कम समझ में आ रहा है, आगे की स्लाइड में वो भी आपको समझ में आएगा। लेकिन याद रखें, डोमिनेंट अलील हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से लिखा जाता है, बड़े अक्षर से अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पौधे की लंबाई के लिए जो लंबा अलील है वो कैपिटल टी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। चलिए साथ के साथ हम लोग रिसेसिव अलील को भी पढ़ लेते हैं। तो दो अलील में से वह अलील जो स्वयं प्रकट नहीं हो रहा है, छिपा रह रहा है, यानी कि एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, वह अप्रभावी अलील कहलाता है। और याद रखें कि यह प्रभावी अलील की उपस्थिति में कभी भी खुद को व्यक्त नहीं करता है, कभी भी खुद को एक्सप्रेस नहीं करता है। यह केवल और केवल कब एक्सप्रेस होगा, जबकि होमोजाइगस कंडीशन यानी कि समयुग्मजी अवस्था प्राप्त होगी। अब याद रखें कि जिस प्रकार से डोमिनेंट अलील को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर कैपिटल लेटर से प्रदर्शित किया जाता है, उसी तरह से रिसेसिव अलील को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर अर्थात स्मॉल लेटर से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे बोनेपन के लिए स्मॉल टी से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी मैं अब देखो इसको हम कंसोलिडेट करते हैं। लक्षण हो गया पौधे की लंबाई, प्रभावी अलील हो गया लंबा अर्थात कैपिटल टी, अप्रभावी अलील हो गया बोना अर्थात स्मॉल टी। मेरे ख्याल में ये तीनों टर्म्स या चारों टर्म्स क्लियर हैं। अगली टर्म आती है हमारी फिनोटाइप। आसान है, एक्सटर्नली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एक्सटर्नली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स यानी किसी भी जीव के जो बाह्य लक्षण हमें दिखाई देते हैं वे सब फिनोटाइप या लक्षण प्रारूप कहलाते हैं। यह शब्द जोहानसन ने 1909 में किसी भी विशेष लक्षण या लक्षणों के समूह के संबंध में किसी जीव के बाहरी रूप के लिए बनाया था। ठीक है, यद्यपि हम जानते हैं कि जो भी किसी भी जीव का फिनोटाइप है अर्थात वो जो दिखाई दे रहा है बाहर से, वो जीनोटाइप द्वारा निर्धारित किया जाता है। जैसा उसका जीनोटाइप होगा, जैसी उसकी जीनी संरचना होगी, वो उसका फिनोटाइप वैसा ही होगा। ठीक है, और मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर F2PD में जो अपने फिनोटाइप अनुपात प्राप्त होता है, क्षमा करें यहाँ जीनोटाइप लिखने में आ गया है, फिनोटाइप अनुपात प्राप्त होता है वो 3:1 होता है। अब अपन देख सकते हैं उदाहरणों में लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप में किसी भी पौधे को हम देख रहे हैं, कह रहे हैं ये लंबा है, लाल है, बोना है, इसके सफ़ेद पुष्प हैं, इसके गोल बीज हैं, झुर्रीदार बीज हैं, और जो भी हम एक्सटर्नली ऑब्जर्व कर रहे हैं, वॉट एवर वी सी विद अवर नेकेड आइज, हमें जो भी हमारी आंखों से दिखाई दे लक्षण, इट इज ऑल फिनोटाइप, वो सभी लक्षण प्रारूप कहलाता है। आइए अगला हम जीन प्रारूप की चर्चा करते हैं। तो जैसे बाहर से दिखाई देने वाले लक्षण, बाहर से ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स लक्षण फिनोटाइप कहलाते हैं, वैसे के वैसे किसी भी जीव की जो उसका हेरेडिटरी या जेनेटिकल कॉन्स्टिट्यूशन होता है, आनुवंशिक जो उसका संगठन होता है, वही उसका जीनोटाइप कहलाता है। फिर मैं पुरानी बात पे ले जाऊं, किसी भी जीव का जो फेनोटाइप है या लक्षण प्रारूप है वो किस पर डिपेंडेंट होता है, इस जीनोटाइप पर। जैसा जीनोटाइप होगा वैसे उसका लक्षण दिखाई देगा। अभी हम आगे एक उदाहरण की मदद से देखते हैं। जैसे आपने देखा कैपिटल टी लिखा हुआ यहां पर, इट्स ए जीनोटाइप, तो इसकी वजह से फिनोटाइप क्या बनेगा, लंबा पौधा। क्यों? क्योंकि कैपिटल टी की वजह से वो लंबा हो जाएगा। सिमिलरली एक और जीनोटाइप आप देख रहे हैं, कैपिटल टी विद स्मॉल टी, तो भले यहां पर स्मॉल टी बोनेपन या छोटेपन के लिए रिस्पॉन्सिबल अलील यहां मौजूद है, किंतु कैपिटल टी की उपस्थिति में वो प्रकट नहीं होगा, और इसीलिए जब कैपिटल टी प्रकट होगा तो पौधा लंबा दिखाई देगा, और स्मॉल टी तो तब प्रकट होगा, आप देख रहे हैं अगले जीनोटाइप में स्मॉल टी यानी समयुग्मजीय अवस्था में, तो पौधा बोना दिखाई देगा।
याद रखिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस के F2 में जनरेशन में हमें जीनोटाइप 1:2:1 प्राप्त होता है। बच्चों मैं सम अप करता हूं कि जो भी आप यहाँ कैपिटल टी बोल रहे हैं, एक आदत बना लें आप। अगले कई क्लासेस में जब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, ये सारे क्रॉसेस सीखेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, तो उसके अंदर जब चेकर बोर्ड और वो सब करना सिखाएंगे आपको, तो ये आदत बना लें कैपिटल टी ऐसे बोले इसको। तो ये दोनों एक जैसे अलील हो गए, बड़े बड़े प्रभावी अलील, समयुग्मजीय अवस्था। ये हो गया आपकी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये जीनोटाइप कहलाएगा। ऐसे कैसे स्मॉल टी इसका जीनोटाइप कहलाएगा। ये इस प्रकार से ये उदाहरण हमने यहाँ पर कैसे भी लिख सकते हैं आप। तो ये सब आपका जीनोटाइप कहलाते हैं। फिर एक और टर्म आती है समयुग्मजी या होमोजाइगस अवस्था। सीधे और सरल रूप में हमें याद रखना है, यदि दो समान प्रकार के अलील हों एक द्विगुणित जीव में, समान प्रकार के अलील एक साथ उपस्थित हों, एक जैसे अलील, कैपिटल टी तो वो समयुग्मजी, स्मॉल टी तो समयुग्मजी, स्मॉल ए तो समयुग्मजी, कैपिटल ए तो समयुग्मजी। यानी एक जैसे अलील यदि किसी पौधे में द्विगुणित अवस्था में उपस्थित है तो वो समयुग्मजी अवस्था कहलाती है। और याद रखें समयुग्मजी पौधे हमेशा इनब्रीडिंग में ट्रू ब्रीडर साबित होते हैं, अर्थात वो बिल्कुल प्योरली वो का वो ही लक्षण संतति में उत्पन्न करते हैं जो लक्षण वो खुद प्रकट कर रहे होते हैं। यहाँ आपके सामने पे स्क्रीन पर उपलब्ध है समयुग्मजी अवस्था के कुछ जीनोटाइप। कैपिटल टी समयुग्मजी, दोनों एक जैसे अलील, स्मॉल टी अगेन दोनों एक जैसे अलील, कैपिटल ए कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल, इस तरह से सो मेनी जीनोटाइप्स सिमिलर अलील्स। नेक्स्ट विषमयुग्मजी। जब हम समयुग्मजी को कह रहे हैं कि भैया एक जैसे अलील हों तो वो समयुग्मजी अवस्था है, तो विषमयुग्मजी क्या होगा बच्चों? दो भिन्न प्रकार के अलील, दो अलग अलग प्रकार के अलील। लेकिन याद रखें ये दोनों अलील जो भिन्न भिन्न प्रकार के होंगे, तय बात है निश्चित रूप से किसी एक ही लक्षण से संबंधित होना आवश्यक है। जैसे मैं यहां पर आपको उदाहरण से बताऊं, पौधे की लंबाई के लिए ये दो अलील है, कैपिटल टी प्रभावी अलील लंबा, स्मॉल टी अप्रभावी अलील बौनेपन के लिए। यदि दोनों एक साथ उपस्थित हैं, अर्थात जीनोटाइप क्या बन गया? कैपिटल टी स्मॉल टी, तो भिन्न भिन्न अलील हो गए। एक द्विगुणित जीव में दो भिन्न प्रकार के अलील हो गए बिलोंगिंग टू द सेम कैरेक्टर, विषमयुग्मजी अवस्था कहलाएगा। और याद रखें ये ट्रू ब्रीडर नहीं होगा। समयुग्मजी हमेशा ट्रू ब्रीडर होते हैं, हम कहें कि सच्चे या सही प्रजनक होते हैं, जबकि जो हेटेरोजाइगस हैं वो ट्रू ब्रीडर नहीं होते। हमें ट्रू ब्रीडर ना होने का मीनिंग क्या हुआ कि अर्थात उनकी संतति में कई लंबों के साथ बोने पौधे भी दिखाई दे सकते हैं। यहाँ स्क्रीन के ऊपर आपके सामने विषमयुग्मजी जीनोटाइप दिख रहे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। एक और टर्मिनोलॉजी मैंने इंक्लूड की है अपने इस लेक्चर में, अक्सर आता है F1 F2। तो मेंडेलियन जो क्रॉसेस किए गए थे उसके अंदर ये जो F होता है वो होता है फीलियल जनरेशन। और आप जैसा यहाँ देख पा रहे हैं, फीलियल का मतलब होता है ऑफस्प्रिंग मतलब संतति। तो F1 लिखा मतलब पहली संतति, पहली ऑफस्प्रिंग। F2 लिखा मतलब द्वितीय संतति, द्वितीय ऑफस्प्रिंग। F3 लिखा मतलब तीसरी संतति। तो फीलियल जनरेशन माता पिता के बीच क्रॉसिंग के परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाली संतान का से जो एक संकर संतान उत्पन्न होती है। संकर याद रखें विषमयुग्मजी को संकर भी कहते हैं। तो कैपिटल टी स्मॉल टी ये संकर हुआ, कैपिटल ए स्मॉल ए संकर हुआ, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू संकर हुआ, हाइब्रिड हुआ। हाइब्रिड मीन्स विषमयुग्मजी मतलब हेटेरोजाइगस, तो वो जो है वो फीलियल जनरेशन कहलाती है। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जो कि मैंने आपके साथ बच्चों चर्चा की है। मेरे ख्याल में इन टर्मिनोलॉजी के माध्यम से हम लोग आगे की स्लाइड्स में जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस और डिफरेंट क्रॉसेस हैं, चेकर बोर्ड बनाना है, वो सरलतापूर्वक सीख पाएंगे। मेरे को लगता है कि मैं आपकी ये जो टॉपिक है इस पर कुछ जिज्ञासा शांत कर पाया हूँगा। यद्यपि ये टॉपिक ऐसे हैं जो आप छोटी क्लासेस में पढ़े हुए हैं, फिर भी एक रिवीजन के नाम पर ये टॉपिक वापस रिवाइज हो जाता है। बच्चों हम अगली क्लास में और नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इससे संबंधित यदि कोई शंका है, कोई क्वेश्चन है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में प्रश्न डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच।